Good morning, class. Today we are going to start with our next chapter, that is Indian economy. अब तक हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि डिमांड क्या होता है, सप्लाईज क्या होता है और छोटे फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं चीज़ों में, उसके कॉस्ट हम सेट कैसे करते। हमने ये सब बेसिक चीज़ हमने अब तक डिस्कस की। अब हम देखें कि हमारा इंडियन की इकोनॉमी क्या था, पहले क्या था, आज़ादी से पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। ठीक है, तो एज वी ऑल नो इंडिया हमारी बहुत फेमस है पहले के टाइम से ही। फॉर वॉट, हमारे पास जो रिसोर्स थे वो काफ़ी थे। हम एग्रीकल्चर में हो या टेक्सटाइल में हो, ट्रेडिंग में हो, सब में एक्सपर्ट थे। यही कुछ चीज़ें थी जिसको देखकर बाहर के लोग अट्रैक्ट हो गए। बाहर के लोग मतलब कौन? पोर्चुगल्स हो गए, डच पीपल हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए। वो लोग इनफैक्ट आपस में झगड़ा करते थे कि कौन यहाँ पे आके राज करेगा। और जैसे उन्होंने राज करना स्टार्ट किया वैसे हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमी में पहले, इंडिपेंडेंस से पहले का क्या हाल था और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हाल हुआ। क्लियर है? और लिसन, 7.1 फिलहाल आप कट करना, हम 7.2 से स्टार्ट करने वाले। ये कॉन्सेप्ट हम अपने पोर्शन कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहले हमें ये जानना है कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले क्या था। एज़ वी ऑल नो कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बहुत रूल किया हमारे नेशन पे आके, क्योंकि हमारे पास क्लचर्स हो गए या वेल्थ, इंडिया के पास बहुत कॉटन हो, मुस्लिन हो, इंडिगा, स्पाइसेस, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन था। इंडिया के पास रिसोर्स बहुत था। यही कुछ चीज़ें हैं देखकर यहाँ पे कौन अट्रैक्ट हुआ? ब्रिटिशर्स। बहुत से लोग हुए और वो अपने टाइम पे वो लोग यहाँ पे रूल किया नेशन में, और उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया हमारे इंडिया की इकोनॉमी में। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हमारे रेलवे से। तो रेलवे जो सिस्टम स्टार्ट किया था वो किस लिए स्टार्ट किया था? ताकि जो उनका जो लेन देन है ना वो ज़्यादा फास्ट हो जाए। जो गुड्स को सप्लाई यहाँ से जहाँ ट्रांसफ़र करना हो, यहाँ से कहीं और भेजना हो, तो वो इजी करने के लिए उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया। ठीक है, तो रेलवे पहला स्टार्ट कब हुआ था? वो हुआ था कहाँ? बिटवीन बोरीबंदर टू थाने। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को। ओके, और बाय 1947 जो यहाँ पे नेटवर्क था हमारा रेलवे का, वो कितना किलोमीटर था? 53,000 किलोमीटर था, जिसमें मतलब जो यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक लोगों को डिपार्ट कर सकता था अकॉर्डिंग 68 लैक्स। ठीक है ना। सेकेंड, रोडवे कितना डेवलप हुआ उस टाइम? रेलवे के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने रोड लाइन भी उन्होंने लेंथ बढ़ा दी थी। 19th सेंचुरी के एंडिंग में हमारे पास टोटल 2,78,420 किलोमीटर रोड्स थे, जो कि बढ़ा के कितना कर दिया उन्होंने? 4,47,105। कौन सी ईयर में? 1943 में। जिसमें अब रोड तो है, उसमें कुछ कच्चे रोड भी थे और कुछ पक्के रोड भी थे। तो कच्चे रोड थे कितने? वो 68% थे, एंड पक्के रोड वो कितने थे? 32%। क्लियर है? तो रोडवे भी उन्होंने क्यों यहाँ पे डेवलप किया था? ताकि उनको ईजीली उनका जो मटेरियल से यहाँ से वहाँ वो शिफ्ट कर सके, या उनको डिले ना हो कोई काम पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, बैंक। जो बैंक सेक्टर है वो स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में? कौन सी ईयर में? 1770 में स्टार्ट हुआ था। 1946 में जब हम काउंटिंग किए तो 700 से भी ज़्यादा बैंक इंडिया में थी। 700 से भी ज़्यादा बैंक यहाँ पे इंडिया में थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको उसमें से माना गया था एक मेन बैंक, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, उसको सेट किया गया था 1935 में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर। उस टाइम पे जो बहुत सी चीज़ें होती थी, जैसे कि ब्रिटिशर रूल के टाइम पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चे को पहले मार, लड़कियों को मार देना, सती प्रथा, ये सब चीज़ें उन्होंने स्टॉप कर दी थी। वो कुछ अच्छा किया उन्होंने, ये वाला मैटर, सोशल स्ट्रक्चर जो उन्होंने बंद किया था। नाउ नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में उस टाइम में ना ज़मींदारी सिस्टम बहुत चलती थी। इंडिया
में जो गरीबी इतनी बढ़ गई है ना, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग के पास अपनी ज़मीन थी, बट उन्होंने इतना हाई रेवेन्यू सेट कर दिया ब्रिटिशर्स ने, उन पे कब्ज़ा करना, उनके ज़मीन, उनको सपोज से कुछ अपने ज़मीन में काम करना हो तो कुछ लोन चाहिए, ब्रिटिशर्स से लोन लिया या पैसे लिया, तो उस पर उन्होंने इतना हाई रेट उस पर उन्होंने चार्ज किया इंटरेस्ट वगैरह, तो वो उनको भरपाई ना कर पाए तो उनकी ज़मीन छीन ली गई। वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी ज़मीन खोनी पड़ी, और ये हाई रेवेन्यू की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे क्या हो गए, फार्मर्स वो लॉस में चले गए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, लैंड रेवेन्यू। इसमें क्या होता है ना, अगर हमने उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको ये हक मिला था कि वो लोगों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे, ठीक है। तो ये वो उनसे क्या अपना फार्मर से जाके अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जो मतलब जो फार्मर्स यहाँ पे नहीं दे पाए तो उनसे मतलब उनको उन पे और हाई चार्ज करना, उनको एकदम उधारी पे डाल देना, और उनका जो रेट था ना रेवेन्यू चार्ज करने का, जो उनका प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कि 1 लाख का प्रोडक्शन उन्होंने किया है तो 75,000 उनका यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनके पास से। तो ऐसी बहुत चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही यहाँ पे डेप में चले गए। क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ टैक्सेस। ओके, तो यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजीज तो थे, उन्होंने कैलकुलेट किया 1876 में कि जो वहाँ पे जो अमीर लोग थे ना, उनके पास से सिर्फ 8% ही इनकम टैक्स यहाँ पे लोग लेते थे, बाकी जो गरीब है उनसे वो 15% चार्ज करते थे नेशनल इनकम। जो टैक्स था गरीब के पास से ज़्यादा चार्ज करना और अमीर के पास से कम चार्ज करना, ये सिस्टम यहाँ पे अपनाया ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे, और अपने को एक्सप्लॉइट कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। नाउ नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मैचेस हो गया, शुगर हो गया, स्टील हो गया, ये सब पे ना मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्यूटीज़, एक्साइज जो रेट होता है वो उन्होंने हाई कर दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जो सॉल्ट हमारे इंडियन में इजीली अवेलेबल है, उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसको कोई यहाँ प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं कर सकता, ये एक मोनोपोली है। और क्या किया ब्रिटिशर्स ने, बाहर से इम्पोर्ट करवाया सॉल्ट और उसको अपने देश पे, इंडिया में उन पे हाई रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगा के, हाई रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लगा के उनको बेचा। मतलब जो सिंपल चीज़ 10 रुपये की मिलती थी हमको, वो उस वक्त हमको 50-60 की मिलने लगी थी। समझ रहे हो आप कि जो चीज़ हमारे पास थी उसको उन्होंने क्या किया, स्टॉप करवा दिया, ये आप नहीं बेच सकते, रेस्ट्रिक्ट, इसको नाम दे दिया इलीगल, और बाहर से मंगवा के चीज़ उस पर हाई रेटेड दे के टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी लगा के उसको इंडिया में सेल किया। ठीक है, अभी उससे पहले भी यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे हाई ड्यूटी सेट किया। जो कॉटन टेक्सटाइल थी ना, हम जो मतलब अपने यहाँ पे कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, उस पर उन्होंने ड्यूटी लगाया 15% कि आपको ये एक्सपोर्ट करना है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं सेकंड थिंग यहाँ पे, अगर हम कुछ क्लोथ इंपोर्ट करते मैनचेस्टर से, मतलब जो इंग्लैंड से हमने वो चीज़ मंगवाया, तो उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 2.5 रखा। तो यही बहुत तरीके थे जिसकी वजह से जो हमारे जो यहाँ पे टेक्सटाइल पीपल्स थे, जो भी हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स थे, वो अपना यहाँ पे इंटरेस्ट लूज़ कर दिया और वो सेटबैक हो गए, वो हट गए इस फील्ड से। तो ये बहुत तरीके थे जिसकी वजह से हमें पूरे एक्सप्लॉइट किया गया, हमारे लोगों को लूटा गया अच्छे से, और जिसकी वजह से हम पूरे पीछे चले गए। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेट की गई, एक रूल रेगुलेशन सेट किया गया। हम यहाँ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमारे हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, जो बड़ी बड़ी मशीन इंडस्ट्रीज थी उसको पूरा नेगलेक्ट किया, उस चीज़ पे उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया। अगर उस चीज़ को यहाँ पे काम पड़ता तो हमारे लोग को काम मिल जाता, हमारे पास पैसे आते, बट वो चीज़ वो नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेवलप हुई थी उस वक्त 1858 में, उन्होंने अपना कब्ज़ा बढ़ाते गए और एक नया रूल लागू कर दिया उस वक्त कि मतलब है ना, ये था पॉलिसी में कि आप रॉ मटेरियल, जो भी आपका जो रॉ मटेरियल लगता है सामान बनाने का, वो बाहर भेजो। उसका मतलब कि यहाँ जो भी मतलब है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल्स, क्या क्या उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल भेजा कहाँ पे, ब्रिटेन में, और वहाँ पे वो जो गुड्स बनता था पूरा उसको वापस सेल करना इंडिया पे हाई रेट पे। समझ रहे हो उनकी पॉलिसी कैसी थी कि हमारे पास रिसोर्स था ज़्यादा उस वक्त, वो बाहर भेज दिया अपने देश में और वहाँ से अपना प्रोडक्ट बना के इंडिया में सेल किया हाई रेट पे।
इस तरह से लॉस हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पैसे के मामले में पूरा बर्बाद कर दिया हमें। यहाँ पे क्या, हमारी इकोनॉमी जो मतलब चाहे वो हमारी ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वे हो, जहाँ मतलब हाई लैंड रेवेन्यू ले लेके हमें पैसे से ही पूरा बर्बाद कर दिया गया, पैसे पूरे ख़त्म कर दिए हमारे पास से। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिशियन, हमारे जो आर्टिशियन जो भी मतलब स्कल्पचर बात है ना, मूर्ति वगैरह कुछ भी रेडी करते हो, जो भी आर्टिस्ट हो, उनके पास से चीज़ें खरीदते थे वो, जो कि 15 से 40% कम प्राइस में। फॉर एग्जांपल वो अगर मूर्ति 100 की है, वो 60 की ले लिया और बाहर बेचा 200 रुपये में। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास से बहुत ही चीप रेट में खरीदा, उन्होंने खरीदा और उसी चीज़ को बाहर देश में बेचा हाई रेट पे, अपना प्रॉफिट कमाए। उसके अलावा उन्होंने पता है क्या किया, हमारे इंडियन जो हमारे यहाँ पे जो गुड्स थे वो हमारे लोग ना खरीद सके, उन्होंने क्या किया, वो चीज़ें बाहर से लाके एकदम चीप रेट में बेचा लोगों को। फॉर एग्जांपल कि कोई पेंसिल होगी जो 5 की मिल रही थी, तो उन्होंने बाहर से देश की मंगवा के उसको 3 रुपये की बेचा। अब जो 5 वाली कंपनी हमारी नेशनल कंपनी थी, तो वो क्या हो जाएगी, बंदी हो जाएगी ना। तो मतलब हर तरीके से हमको उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न, इन्वेस्टमेंट। अब देखो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपना कब्जा तो पूरा कर लिया नेशन में, अब उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, एजुकेशन वाले, या फिर उनको रोड चाहिए, रेलवे चाहिए अपने शिफ्टिंग को आगे पीछे करने के लिए। तो उन्होंने उसके लिए रोडवे रेलवे रेडी किया उनके खुद के मतलब के लिए। उसके अलावा उनको यहाँ पे सिविल इंजीनियर चाहिए थे ताकि वो अपना जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट संभाल सके कोई यहाँ पे। तो उन्होंने सिविल की और मेडिसिन की यहाँ पे कॉलेजेस स्टार्ट कर दी। बट वो लोग ने यहाँ पे साइंस की और टेक्नोलॉजी की यहाँ पे कुछ स्टार्ट नहीं किया, ताकि हमारे लोग को नॉलेज ना मिले। हमें अगर नॉलेज हो गई तो हम वो स्टार्ट कर देंगे तो उनका लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने उसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जिसमें सिर्फ उनका फ़ायदा था, और हमें फ़ायदा ना हो उस चीज़ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न ये हो गया। एंड लास्ट इज पेमेंट बर्डन। अभी देखो बहुत से पेमेंट किए किसने, इंडिया वालों ने, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। और किस चीज़ के लिए, उनको सैलरी देना और स्पेशली होम चार्जेस। वो क्या होता है ना, जो हम बड़े बड़े खर्चे करते हैं अपने यहाँ पे मेंटेनेंस आर्मी के लिए, या वॉर में जो खर्चे हो गए, पेंशन देना है रिटायर ऑफिसर्स को, या और भी जो खर्चा हुआ, ये सारे खर्चे जो भी उनको मेंटेन करना, ब्रिटिशर की जो कॉलोनी को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा है उसको हम बोलते हैं होम चार्जेस। वो सारे जो पैसे हैं हमारे इंडिया अपने उसमें हमारे इनकम से वो उनको सब पे करते थे। जो भी इंटरेस्ट हो गया हमारे उधारी पे, वो सब पे करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी उनको मेंटेन करने वाला काम हमारे इनकम से उन पे हुआ था। तो मतलब हमारे पास एक पेमेंट का बर्डन आ गया ना, इस वजह से हम बहुत डेप्थ में चले गए। ओके, फाइनली जब ब्रिटिशर्स गए 1947 पे, इंडिया की इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर सब यहाँ बर्बाद हो चुका था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस आया हमारे नेशन में, हम वो देखेंगे। एज वी ऑल नो, जब वो गए तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी पूरी बेकार हो चुकी थी। अब डेवलप किस वे में हुआ तो हम वो देखेंगे। पहला हमारा आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अभी का हम मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया का, तो वो है $5150, जो कि कम है बहुत से नेशन। नॉर्वे का कितना है देखो, 63,909 है। यूएसए का कितना है, 308 है। मतलब क्या बहुत हम अभी भी बहुत पीछे वे में हैं। हम भले ही पाकिस्तान और बांग्ला से ऊपर है, बट अकॉर्डिंग टू 2013 रिपोर्ट हमारा पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम था कितना हमारा, वो था $5150। अगर हम देखें उसे ईयर वाइज तो देखो 2011 और 12 में पर कैपिटा इनकम का करंट प्राइस था कितना, 64,316। उसके बाद वो उतना का उतना ही रहा, कुछ चेंज उसमें नहीं आया। 2012-13 में पर कैपिटा इनकम था कितना हमारा, 71,593। उसका चेंज होकर यहाँ पे क्या कांस्टेंट कम हो गया। इन शॉर्ट क्या, अब तो जो पर कैपिटा इनकम का जो प्राइस था वो
उसके मुकाबले कांस्टेंट हमारा कम होता गया। ठीक है, इसमें हमें खाली यही ध्यान देना है कि पर कैपिटा इनकम था कितना हमारा, जो कि कितनों से कम है। हम कहीं ना कहीं डेवलप नेशन तो डेवलप में तो आते ही नहीं है, हम डेवलपिंग नेशन में है पर लेस डेवलप नेशन में, यू कैन से अभी हमारा इतना भी ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर अभी आप देखते हो फिलहाल का सिनेरियो जो कि बहुत वर्स्ट हो चुका है, अभी का जो सिनेरियो है हम बांग्ला से भी पीछे हो चुके हैं, समझ रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्रीकल्चर। इंडिया हमारा क्या एक एग्रीरियन नेशन है, हम पूरे किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, जो बाहर देश है जो बहुत डेवलप, फॉर एग्जांपल नॉर्वे यूएसए ले लो, ये जो कंट्री होती है ना वो बहुत कम ध्यान देती है एग्रीकल्चर पे, और ज़्यादा ध्यान पता है कहाँ देती है, इंडस्ट्री पे और सर्विस पे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में और सर्विस में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो अपना कम ध्यान देती है एग्रीकल्चर पे और ज़्यादा ध्यान कहाँ देती है, वो अपना इंडस्ट्री और सर्विस पे। बट इंडिया में तो उल्टा है, इंडिया में 72% पॉपुलेशन डिपेंड किस पे, एग्रीकल्चर पे, और बाकी बच्चे जो है वो मतलब अपने सर्विस पे या इंडस्ट्री पे हो। तो हम कहाँ डेवलप हो गए? तो हमको क्या करना था कि एग्रीकल्चर से कम होके हमें कहाँ पे आना था, उन पे भी हमें सर्विस को और इंडस्ट्री में इंक्रीज़ करना था। मतलब कि अपना जो परसेंटेज है वो कम करना है, कहाँ से, एग्रीकल्चर से, और बढ़ाना है कहाँ पे, इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पे रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू 1001 और 2 हमारा जो शेयर था वो 58% हो गया एग्रीकल्चर में। 13-14 की रिपोर्ट में 49%, मतलब कहीं ना कहीं हम अपना यहाँ पे जो डिपेंडेंस है किस पे, एग्रीकल्चर, वो कम करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, अगर हम एग्रीकल्चर पे कम हो गए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे और सर्विस पे बढ़ाएंगे, जिससे फ़ायदा होगा हमारा। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रीज हमने देखा पीछे अभी कि एग्रीकल्चर में कम होते जाओ और इंडस्ट्री सर्विस में बढ़ना है हमको। तो पहले अकॉर्डिंग टू 50-51 हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ज़्यादा काम कहाँ से मिलता है हमें, इंडस्ट्रियल से। तो वो था कितना, 10.6% था, जो कि 1001 में बढ़ के 18.2% हो गया, और बाद में 11-12 में 24.3% हो गया। इसका मतलब क्या कि धीरे धीरे यहाँ पे लोग इंडस्ट्री में आना स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्री में, ताकि लोग यहाँ पे किससे, एग्रीकल्चर से कम हो और इंडस्ट्रियल में आगे बढ़े। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सर्विस सेक्टर। 51 में यहाँ पे कितनी सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट थी, कितनी हमारी शेयर 17.3% थी, और 1001 में वो कितना हो गया, 25.2% हो गया। 11-12 में देखा तो वो 27% हो गया। मतलब कहीं ना कहीं हमने इंक्रीमेंट चालू कर दिया सर्विस में, हमने सर्विस पे ध्यान दिया, उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, ये जो इंक्रीजिंग रेट हमें क्या दिखाता है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत फास्ट वे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है हमारे नेशन में। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट देखिए कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ, वो क्या होता है। देखो, जो ग्रोथ हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का, आपको भी पता है बहुत ज़्यादा फास्ट वे से बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे एनुअल इंक्रीज़ हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था कितना, 1.5%। पॉपुलेशन बढ़ गया और ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1901 में था कितना पॉपुलेशन, 23.84 करोड़ था, जो बढ़ के 36.1 करोड़ हो गए 51 में, और अब 1001 में 102.7 करोड़ हो गया, 1011 में 121.02 करोड़ हो गया, और अभी 1021 में कितना आएगा वो हमें। इन शॉर्ट क्या, हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। हम पॉपुलेशन हर 10 साल में एक बार यहाँ पे काउंट करते। अब 1021 की रिपोर्ट क्या आएगी वो गॉड नोज़, बढ़ता ही गया होगा। हम जब देख रहे हैं उसको 1901 से वो कम हुआ ही नहीं है, वो बढ़ता ही गया पॉपुलेशन। अब जब बात करते हैं हम पोवर्टी की, तो पोवर्टी स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा थी, हमने डिस्कस किया क्यों, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत से मतलब हम एक्सप्लॉइट हो चुके थे, तो हम बहुत पोवर्टी हमारी बहुत हाई थी नेशन की। तो वो थी कितनी उस वक्त, 73-74 में 84.9% थी, जो कि कम हुई पहले से, और अब कितनी हो गई 45.3%। कौन सी ईयर में, 93-94 में, और 4-5 में देखा जाए 37.2% गरीबी हो गई, और अभी की रिपोर्ट 11-12 की कितनी हो गई हमारी पोवर्टी, 21.9%। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ बोल सकते हैं इसमें
जो पोवर्टी है वो कम हम कर दिए नेशन की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी हमारे नेशन में उस वक्त भी, और आज भी देखा जाए तो बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है हमारे नेशन में। इन 1951 33 लाख पीपल एम्प्लॉयड थे। अकॉर्डिंग टू NSSO मतलब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या बोला कि 1999 और 2000 में टोटल पॉपुलेशन 7.31% थी, जो बढ़ के 8.2% हो गई 2004 और 5 में, और उसके बाद थोड़ा डिक्रीज़ हुआ कितना 6.6% 2009-10 में बेरोज़गारी थोड़ी कम हो गई। उसके बाद 11-12 में 5.6% और कम हुई। तो मतलब इन शॉर्ट क्या, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे। और अगर अभी की सिनेरियो देखोगे ना आप, तो वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नेशन में। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये ह्यूमन डेवलप को हम मेजर कैसे करते, वो मेजर करने के लिए 3 चीज़ ये होता है। हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट क्या है नेशन का, जहाँ पे इन्फेंट रेट क्या है, ये चीज़ें से हम मालूम पड़ता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे फाइंड होता है। 3 के अलावा और भी पॉइंट्स आते हैं, पर आपको फोकस करना है सिर्फ एवरेज पे, लिटरेसी पे और इन्फेंट पे। ठीक है, तो इसके मुताबिक HDI 1000 में था कितना 0.463 था। इन 2010 में कितना हो गया वो 0.547, 2012 में 0.554, 13 में 0.586। मतलब कहीं ना कहीं हम बढ़ते ही जा रहे हैं ना। अभी हम एक्चुअली ये मेजर ना 0 और 1 के बीच में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ना हम अभी कितने हैं 0.586 पे हैं, जो कि हम कम पे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कौन से पता रैंक पे है, 136 रैंक पे। टोटल 187 कंट्रीज़ है, उसमें हम 136 रैंक पे अकॉर्डिंग टू HDI रिपोर्ट। क्लियर है, तो ये था हमारा पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। एज वी ऑल नो कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे, हम अभी डेवलप नहीं हुए, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए डेवलप होने के लिए। तो डेवलपिंग किस हद तक पहुंचा हमारा, वो डिस्कस करेंगे। तो उसका फीचर क्या है, तो पहला हमारा आता है ग्रोथ रेट। हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, LPG अडॉप्ट किया। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नॉट लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो साइंस का था, हटाओ उसको भी। LPG की बात आएगी तो वो हमारा होता है लिबरल करना, प्राइवेटाइजेशन करना एंड ग्लोबलाइजेशन करना। ठीक है, तो ये जब हमने अडॉप्ट किया ना, उसके बाद से हमारा जो ग्रोथ रेट था वो डे बाय डे इंक्रीज होता गया। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ रेट क्या यहाँ पे इंक्रीज हो गया, एक बार रिफर कर लेना उसे आप। सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, देखो, चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उस वक्त हमारा नेशनल इनकम में इतना ग्रोथ था नहीं और एम्प्लॉयमेंट भी कम थी, तो उसमें चेंजेस क्या क्या आया वो देख लेंगे हम। एग्रीकल्चर, हम पहले का एकदम और अभी का देखेंगे तो 1950 में था कितना हमारा एग्रीकल्चर 53.1 शेयर था, और अब हम कितने में आ गए 17.6। अच्छी बात है, हमारा यही था मोटो, एग्रीकल्चर से कम हो जाओ और ज़्यादा कहाँ पे आ जाओ, इंडस्ट्री में और सर्विस में। इंडस्ट्री में थे कितने पहले 16.6%, अब कितने हो गए 29.7%। अच्छी बात है, लोग यहाँ बढ़ रहे इंडस्ट्री में, कॉस्ट पैसे यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं ना। सर्विस में देखा जाए 30.3% थे पहले, अब कितने हो गए 52.7%। तो मतलब यहाँ पे भी इंक्रीमेंट अच्छा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे वे में, डेवलपिंग वे में हम जा रहे हैं आगे। नाउ नेक्स्ट हम जब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो 50-51 में हमारा कांस्टेंट प्राइस था कितना 7,114 था, जो आप 2013-14 में बढ़े कितना हो गया 39,904। मतलब कि ये 63 ईयर के बीच में हम 5.6 टाइम ज़्यादा बढ़ गए इसके अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम क्या था वो देख लेंगे। प्राइमरी सेक्टर में और इंडस्ट्रियल में और सर्विस में। प्राइमरी क्या होता है, जहाँ पे हम डेयरी फार्मिंग या एग्रीकल्चर में हो या हम कैटल रेयरिंग कर रहे हो, वो हमारा सब कहाँ पे आता है, प्राइमरी में आता है। इंडस्ट्री मतलब क्या, जहाँ पे हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई माइनिंग वाला काम है, तो वो इंडस्ट्रीज में आता है। सर्विस में क्या होता है, प्रोवाइड करना सर्विस लाइक ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विस में आता है। तो अब इसमें सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है थे कितने और अब कितने हो गए वो देख लेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में 51 में थे कितने, 72.1 थे, अब कितने हो गए 48.9। सेकेंडरी में 10.6% ही लोग को एम्प्लॉयमेंट थी, पर अब कितने हो गए 24.2, अच्छी बात है। टर्शियरी में भी था कितना 17.3% लोग के बस एम्प्लॉयमेंट थी, अब उसी फील्ड में यहाँ पे 26.9% लोग को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम टेबल देखिए कि हमें यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बढ़ गया है हमारे हर सेक्टर के अंदर। पर ये बात भी ध्यान रखना कि हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है। ओके, तो ये डिस्कस करना, टेबल जो दिया है ना आपको वही बस यहाँ पे दे के रखा है। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी यूटिलिटीज़। जो बेसिक चीज़ें थी हमारी उसमें हमें जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आए तो वो क्या है देख लेंगे हम। पहला हमारा आता है इरिगेशन। 51 में हमारे पास कितने हेक्टर लैंड थे, 22.6 मीटर, जहाँ पे हम अच्छी इरिगेशन कर सकते थे, जो कि अब बढ़ के 63 यहाँ मीटर हो गए, हेक्टर हो गए इन 2013। और अभी टोटल 45% ऑफ एग्रीकल्चर जो लैंड है इंडिया की वो वहाँ पे हम अच्छा इरिगेशन कर सकते। मतलब पहले ज़माने में बंजर ज़मीन ज़्यादा हुई करती थी और अच्छी ज़मीन कम, तो उसमें हम चेंजेस लाए, इरिगेशन फील्ड हमारी बढ़ गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट लिटरेसी। पहले 1000 यहाँ पे देखा जाए 2011 में लिटरेसी रेट था कितना 18.83% था, जो अब 2011 में बढ़ के कितना हो गया है 73% हो गया है। ये पहले का है, यहाँ पे आपको डेट कुछ अलग है, चेंज करना होगा। अभी कितना हो गया सिनेरियो 73% बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2013-40। 1950s में खाली 20 यूनिवर्सिटीज़ थी और सिर्फ 500 कॉलेज थे, जो कि अब कितने हो गए 719 यूनिवर्सिटी हो गई है और 35,000 कॉलेजेस हो गए 13-14 के रिकॉर्ड के हिसाब से। अब तो और बढ़ गए हैं कॉलेजेस भी और स्कूल्स भी और यूनिवर्सिटीज़ भी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन था पहले सिर्फ 2300 मेगावाट का था कभी 51 में, और अब वो कितना हो गया है 2,43,000 मेगावाट इन 11-12। ये भी इंक्रीज़ हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट रोड नेटवर्क। हमारा पहले था कितना, एज वी ऑल नो हमारा जो इंडिया है ना वो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में आती है, जो मतलब जिसका लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है हमारा। यहाँ पे जो पक्का रोड ज़्यादा है और वो कितना है अप्रॉक्स 48.6 लाख किलोमीटर है। क्लियर है। नाउ रेलवे हम रेलवे पे 4th लार्जेस्ट यहाँ पे नेशन में आते हैं। हमारा लेंथ कितना है यहाँ पे रेलवे का 65,000 किलोमीटर था, जो हम अभी और बढ़ाते गए इसमें। ओके, तो इन शॉर्ट हमारा इंडिया जो है वो प्रोग्रेस ही होता गया, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो या टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो, रिसर्च फील्ड हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फील्ड हो, कोई भी फील्ड में हम अभी प्रोग्रेस लेवल में ही आगे बढ़ते गए। अभी ICP मतलब इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, उनके मुताबिक जो यहाँ पे उनके मुताबिक जो इंडिया है इन 2011 वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री में आता था। पहला था USA, चाइना, उसके बाद हमारा नाम था। 2005 में इंडिया का पोजीशन 10th हो गया, थोड़ा पीछे हो गए। बट इन शॉर्ट क्या, हम आज़ादी के बाद से हम अपना प्रोग्रेस बहुत अच्छा और स्पीडी वे में किए। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा 7th चैप्टर। कोई भी डाउट हो देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।